ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके पास सीधा सीधा क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, लेट E and F be two independent events. Let E and F be two independent events. मेरे साथ नोट करिएगा, ये जे एडवांस का ही क्वेश्चन है। The probability that exactly one of them occur is 11/25, and the probability of none of them occurring is 2/25। ठीक है, यहां तक समझ आया? क्या सभी लोग समझ गए? देन आपको बताना है बच्चों कि कौन सा पार्ट सही होगा। मैं आपको 4 ऑप्शंस भी लिख करके दे रहा हूं। दिस इज क्वेश्चन ऑफ जेईई एडवांस 2011। दिस इज जेईई एडवांस 2011। अगर आपने अभी तक क्लास सही ढंग से की है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगेगा। तो पहला ऑप्शन है बच्चों, जो पीई है वो 4/5 है और जो पीएफ है वो 3/5। ये पहला ऑप्शन हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी लिखिए, पीई जो है वो 1/5 है और जो पीएफ है वो 2/5 है। तीसरा ऑप्शन, पीई 2/5 है और पीएफ आपका 1/5 है। चौथा ऑप्शन, पीई जो है वो 3/5 है और जो पीएफ है वो 4/5 है। तो बच्चों आपको सही ऑप्शन पे टिक लगाना है और मेरे को बताना है क्या सही आंसर होगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। लेट ई एंड एफ बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर इज 11/25 एंड द प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम अकर इज 2/25। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा पार्ट सही होगा। तो आप लोग इसको ट्राई कर रहे हैं कि मैं बताना स्टार्ट करूं? ओके, ट्राई किया? चलिए मैं इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ए और बी की जगह 2 इवेंट्स दिए हैं, उनका नाम है ई और एफ, और ये कह रहा है कि वो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो बच्चों अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो आप ये तो समझ ही गए कि आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो कि पीई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल होगा? पीई इंटू पीएफ के। क्या आप ये इक्वेशन सभी लोग यूज कर सकते हैं? उसके बाद ये कह रहा है दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज अकर। तो बच्चों वन ऑफ देम वाला मैंने आपको तो केस बताया था, ये हो गया पीई प्लस पीएफ माइनस 2 टाइम्स पीई इंटरसेक्शन है। आपको ये वैल्यू गिवन है, कितनी वैल्यू है? 11/25। ठीक है, क्या सबको समझ में आ गया? ये वैल्यू कितनी है? 11/25। ठीक है, फिर ये कह रहा है नन ऑफ देम अकरिंग इज 2/25। तो नन ऑफ देम का मतलब, अगर आप ई यूनियन एफ कहते हो तो ई यूनियन एफ का मतलब होता है एटलीस्ट वन या सारे। कह रहा कोई भी ना करो, तो अगर आप कोई भी ना करो तो आप सीधा सीधा आपके पास क्या गिवन है? उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि पी कॉम्प्लीमेंट ई यूनियन एफ, जिसको आप लिख सकते हो 1 माइनस पी ई यूनियन एफ, और ये वैल्यू आपके पास गिवन है 2/2 ऑप्शन। तो बेटा डी ऑप्शन। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा।
इसमें एक एक करके सारे ऑप्शंस चेक करते हैं। अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपके -2 तुरंत हो जाएंगे, क्योंकि मोर देन 1 वाला क्वेश्चन है। तो अगर आप और भी थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करिए, इसके और भी ऑप्शंस निकल सकते हैं। ठीक है, तो मोर देन 1 वाला है, फिर से ट्राई करिए, एक बार और भी हो सकता है कोई ऑप्शन। तो बच्चों मैंने आपको प्रॉपर तरीके से इक्वेशंस तो बना करके दे दी। अब यहां से आप एक काम कर लीजिए, PE यूनियन F निकाल लीजिए। तो 1 - 2/25 विच इज इक्वल टू 23/25। मेरे ख्याल से इक्वेशंस तो सभी बच्चों को समझ में आ गई हैं, यहां तक कि इक्वेशन सभी बच्चों को क्लियर हो गई। और बच्चों आप जानते हैं कि PE यूनियन F को आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं PE प्लस PF माइनस PE इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 23/25। तो ये बच्चों आपकी इक्वेशन 1 हो गई और ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। अगर आप इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं, यानी कि 2 - 1, तो 2 - 1 करते ही आपके पास आ जाएगा PE इंटरसेक्शन F। कितना है? ऑप्शन निकाल दीजिए सर। 23/25 माइनस 11/25। तो ये कितना हुआ? ये आएगा 12/25। ओके, तो इस बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, इसने ए और डी पार्ट इसको मैच करा दिया, यही दोनों आंसर है इसके। गुड। तो बच्चों यहां पर हमारे पास PE इंटरसेक्शन एफ आ गया, और अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पर PE इंटरसेक्शन एफ आ गया, इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि PE और PF का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होना चाहिए? 12/25 होना चाहिए, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी हैं। तो बच्चों जब आप सारे ऑप्शंस मैच करेंगे तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में PE इंटू PF का जो प्रोडक्ट आ रहा वो 12/25 ही आ रहा है, इसलिए ये ए पार्ट भी आपका राइट आंसर बन जाएगा। मेरे ख्याल से पूरा सॉल्यूशन आपके पास मैंने आपको बता दिया। तो अब किसको समझ में नहीं आया वो हमको बता दे, तो हम दोबारा एक्सप्लेन कर दें। ओके, ठीक है, समझ में आ गया सबको? आगे बढ़े। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो क्वेश्चन अब धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, आपको हमारे साथ क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी थ्योरी एक आध पॉइंट और बता देते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सब बच्चे यहाँ पे हेडिंग डालेंगे अब, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ये आपको समझना है क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, लिखिए, लेट A and B be two events, let A and B be two events associated with a, ध्यान से देखिएगा, if A and B be two events associated with a some sample space, या उसको लिख लीजिए same sample space, मतलब A और B का सैंपल स्पेस सेम ही है, ठीक है ना, तो मैंने उसको सेम लिख दिया। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट A गिवन B, ठीक है ना, वेयर B has already occurred, where B has already occurred is, देखो बच्चों कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिखते हैं PA गिवन B, स्लैश का मतलब होता है गिवन, PA गिवन B इज इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं PA अपॉन B, ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब A के अकरेंस होने की प्रोबेबिलिटी जब B हो चुका हो, ठीक है ना, समझ में आया कि
ए के होने की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका हो, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं पी ए गिवन बी। ठीक है, उसको हम डिफाइन करते हैं पी ए गिवन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी, जहां पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि पी बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो बच्चों पी ए बाय बी का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक, ए के होने की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका हो, तो ए के वही एलिमेंट लेने हैं जो ए और बी दोनों में कॉमन है, तो ये उसका मतलब हुआ। सिमिलरली बच्चों आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पी बी बाय ए इज इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन ए। अब पी ए इंटरसेक्शन बी या पी बी इंटरसेक्शन ए, ये दोनों एक ही होते हैं। यहां b बाय ए है तो डिनोमिनेटर में पी ए होगा, पी ए बाय बी है तो डिनोमिनेटर में पी बी होगा। ठीक है, तो उसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। और इन्हीं इक्वेशंस को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होती है, जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होती है, वो होती है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी बाय ए। इसको आप इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको लिख सकते हैं किसी भी इक्वेशन को, तो आप उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब बच्चों अगर आप चाहते हैं तो आप जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन करके चेक कर लीजिए। स्टार्ट विद द जेईई मेन 2019 क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं, और ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी है। स्टार्ट करते हैं, चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। लिखिए, मेरे साथ लिखना स्टार्ट करिए। 4 persons कैन हिट अ टारगेट। 4 persons can hit a target. Correct. 4 persons can hit a target. Correct. With probabilities. With probabilities. Probabilities है 1/2, 1/3, 1/4, 1/8. If all hit at the target independently, then the probability that the target would be hit. तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपको लिख कर दे दिया है। ये जेईई मेंस 2019 का ये मेंस का 2019 का है, और ये एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया ए पार्ट 25/192, बी पार्ट है 7/32, सी पार्ट है 1/192, और आपका डी पार्ट है 25/32। क्वेश्चन आपके पास आ गया, लिखा है 4 persons कैन हिट अ टारगेट। करेक्ट, यानी कि 4 लोग जो हैं अगर वो टारगेट हिट करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? पहले वाले की हाफ है, दूसरे वाले की 1/3 है, तीसरे वाले की 1/4 है, चौथे वाले की 1/8 है। आपसे कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट वुड बी हिट, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ भाई पहला वाला भी टारगेट, हाँ डी ऑप्शन। एक बार मेरे को समझ में नहीं आया, क्या बोला बेटा तुमने? सर डी ऑप्शन। ओके, तो डी ऑप्शन अभी हमको पता नहीं, हम थोड़ा सा कर ले पहले। वैसे हमें लग रहा है वैसे होगा तो डी ही आंसर है। ठीक है, मैंने देख लिया डी आंसर है। ओके,
तो बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर है देन द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट वुड बी हिट इज, ठीक है। अब टारगेट वुड बी हिट इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि टारगेट हिट हो जाए। अब वो टारगेट हिट पहला वाला भी कर सकता है, दूसरा वाला भी कर सकता है, तीसरा वाला भी कर सकता है, चौथा वाला भी कर सकता है, या सारे लोग कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको टारगेट हिट कराने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है चारों पर्सन से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं तो वो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 person will hit the target। एक तरह से आपको ये निकालना है, एटलीस्ट 1 person will hit the target। कम से कम एक हो या सारे हिट कर दे, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो एटलीस्ट 1 का मतलब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 में से माइनस कर दो उसकी प्रोबेबिलिटी दैट नो पर्सन विल हिट द टारगेट, है ना, ये भी तो लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो कोई भी पर्सन अगर टारगेट नहीं हिट करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो पहले वाले की 1 माइनस हाफ तो हाफ हो जाएगी, दूसरे वाले की 1 माइनस 1/3 2/3, 1 माइनस 1/4 3/4, 1 माइनस 1/8 7/8। इसको सॉल्व कर लो, ये सॉल्व करो बच्चों जरा। सब कैंसिल हो रहा है, 7/32 25/32। तो ये बच्चों ये आपका सही आंसर। क्या सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके बच्चों, अब हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं। वो दूसरा क्वेश्चन जो है जे एडवांस 2017। अगर आप थ्योरी ढंग से समझ रहे हो तो क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। क्वेश्चन है आपको, लेट x and y be two events, let x and y be two events such that px is equal to 1/3 px upon y, px upon y मतलब x given y मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी is half and py given x is 2/5। ये आपके पास दिए। अब आपके पास 4 ऑप्शंस दिए। पहला ऑप्शन कि जो py है वो 4/15 है, बी पार्ट px डैश अपॉन y वो 1/2 है, सी पार्ट px इंटरसेक्शन y 1/5 है, डी पार्ट px यूनियन y 2/5। तो करना स्टार्ट करिए, क्वेश्चन पूरा आ चुका है। आप हमारे साथ लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, जरा समझिएगा 2 मिनट। देखिए हमारे पास जो है यहाँ पे क्या गिवन था, px गिवन है और px अपॉन y गिवन है। उसको x अपॉन y नहीं कहते, उसको x गिवन y कहते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ भी बोलो नोटेशंस, लेकिन सही नोटेशन यही होता है। तो px अपॉन y का मतलब क्या हुआ, px इंटरसेक्शन y डिवाइड बाय py। तो ये वैल्यू आपके पास हाफ गिवन है, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों आपके पास एक और गिवन है, पी वाई अपॉन एक्स। इसका मतलब y इंटरसेक्शन x अपॉन px
ये गिवन है आपके पास, A ये कितना and गिवन B. है, 2/5 गिवन है। क्या कह रहे हो बेटा? A and B. ए और बी होगा। बी नहीं आ रहा है, बी 1/4 आ रहा। अच्छा अच्छा, अभी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहां तक आ गया। चलो अब यहां से एक काम करो, यहां से तुम्हारे पास सारा डाटा गिवन है, ठीक है, तो तुम यहां से पी वाई निकाल लो, यहां से पी वाई निकाल लो, क्योंकि तुम्हारे पास डाटा तो गिवन ही है। चलो बेटा निकालो जल्दी जल्दी, क्या बताया। तो यहां से आएगा पी वाई इंटरसेक्शन एक्स या एक्स इंटरसेक्शन वाई होगा 2/5 इंटू पी एक्स। पी एक्स आपका 1/3 है और ये हो गया 2/5, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2/15। ठीक है, अब 2/15 यहाँ पे पुट कर दो तो तुम्हारा पी वाई आ जाएगा। कितना है पी वाई? 4/15। तो तुम्हारा ये तो आ गया पी वाई 4/15, यानी ए ऑप्शन तो सही है, ए ऑप्शन तो निकाल लिया। ठीक है, लेकिन अभी बात बनी नहीं है क्योंकि डाटे में कुछ और भी गिवन है। एक काम करो, चलो थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। आप पहले ये बताओ कि पी एक्स यूनियन वाई क्या आप निकाल सकते हो? तो पी एक्स प्लस पी वाई माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई, ऐसे ही लिखोगे ना। जरा ये बताना कितना आया, कितना है ये? 1/3, 4/15, 2/15, ये आएगा 7/15। आप चेक करके देख लो। ठीक है, अब समझो बेटा, मैंने आपसे कहा है कि आपको बी ऑप्शन में आपको डाउट आ रहा है। बी ऑप्शन है पी एक्स कॉम्प्लीमेंट गिवन वाई, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा पी एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई अपॉन पी वाई। ऐसी तो तरीका बताया था ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो बच्चों अगर आप उसको समझ नहीं पा रहे हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि y इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट अपॉन पी वाई, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। इसका नोटेशन मैंने आपको बताया था। इसका ऊपर वाले का मतलब क्या होता है? ऊपर वाले का मतलब होता है कि y है बट नॉट x, तो मैंने बताया था इसको आप लिखते हैं पी वाई माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन y। मतलब ऊपर वाले का नोटेशन मैंने अभी आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाया है। तो ऊपर वाले का नोटेशन क्या हुआ? वो हुआ पी वाई में से x और y के कॉमन एलिमेंट हटा दो, यही तो मतलब हुआ। क्यों भाई? इसको सॉल्व कर लो जरा। ये वैल्यू कितनी है? 4/15। ये वैल्यू अभी निकाली, क्या निकाली थी? 2/15। और नीचे पी वाई कितना है? 4/15। इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने में क्या आ रहा है? 1/2। तो चेक करो, ये 1/2 आ गया, यानी कि तुम्हारा जो बी ऑप्शन है वो भी सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं, ए और बी। ठीक है, आप सब लोग चेक कर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बताइए, क्योंकि इसके आगे तो फिर और डिफिकल्ट क्वेश्चन हो रहा है। तो बच्चों यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मेरे साथ आप लिखिए तभी आप समझ पाएंगे। प्रिंटेड लगा देंगे तो और कम समझ पाओगे। लिखो, लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ all 3x3 matrices with entries from the set है आपका 0,1। इसमें दो ही एलिमेंट है सेट में, 0 और 1। let the events E1 and E2 be given by, जो E1 है वो आपका है बेटा। E1 को हम डिफाइन करने सेट बिल्डर फॉर्म में, ये हम नहीं डिफाइन कर रहे हैं, क्वेश्चन में ही डिफाइन कर रखा है। A बिलोंग टू सैंपल स्पेस और लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। ये आपका E1 है। एंड जो आपका E2 है वो भी मैं डिफाइन कर देता हूं। E2 भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, A बिलोंग टू सैंपल स्पेस और उसमें है सम ऑफ एंट्रीज ऑफ A इज 7। सम ऑफ एंट्रीज ऑफ A इज 7। ठीक है,
ये ए, E1 और E2 मैंने डिफाइन कर दिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया? आगे लिखते हैं, इफ अ मैट्रिक्स is chosen, the matrix is chosen at random from S, then the conditional probability Pe1 upon E2 equals। तो बच्चों अब की हम क्या कर रहे हैं, आपको हम ऑप्शंस नहीं लिख के दे रहे हैं, आप हमको खुद बताओ। ऑप्शंस हम आपकी हटा दे रहे हैं, और ये है जेई एडवांस 2019। ठीक है, क्वेश्चन को रिपीट कर दे। कह रहा है लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेस विद एंट्रीज फ्रॉम द सेट 0, 1। मतलब 3x3 की जो मैट्रिक्स बनाई गई है वो 0 और 1 से बनाई गई है। फिर लेट द इवेंट्स E1 एंड E2, इवेंट जो है इवेंट है मतलब वो उसका एक सबसेट हो गया सैंपल स्पेस का, तो डिटर्मिनेंट उसका 0 आ रहा है, और E2 एक ऐसा सबसेट है जिसमें सम ऑफ एंट्रीज ऑफ एनी मैट्रिक्स इज 7, सम ऑफ एंट्री 7 आ रहा है। कह रहा इफ अ मैट्रिक्स इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम S देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी Pe1 by E2 इक्वल्स। चलिए भाई स्टार्ट करिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो बच्चों आप ये सोचो कि एक मैंने मैट्रिक्स है 3x3 की। अब 0 और 1 को यूज करके 3x3 की कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती, पहले तो ये सोचो। 36। मेरी बात सुनो पहले, मैं आपसे बेटा ये कह रहा हूं कि 0 और 1 को यूज करके आप 3x3 की कितनी मैट्रिक्स बना सकते हो, ये आपको सोचना है। तो अभी तो आप देखो बेटा इसमें कितनी जगह है, ऐसे समझ लो 9 कुर्सियां हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 0 और 1 आ सकता है, यहाँ पे भी 0 और 1 आ सकता है, यहाँ पे भी 0 और 1 आ सकता है। ऐसे करके 0 और 1 तो सब पे आ सकते हैं क्योंकि मैट्रिक्स बनी 0 और 1 से, है ना। तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप हमको ये बताओ कि सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी होंगी। वो 36 नहीं होंगी। तो तुम कहोगे सर इस वाले प्लेस को हम कितनी तरीके से भर सकते हैं, 2 तरीके से। इस वाली प्लेस को भी हम कितनी तरीके से भर सकते हैं, 2 तरीके से। इस वाली प्लेस को भी हम कितनी तरीके से भर सकते हैं, 2 हाँ करते हैं। इसको भी हम 2 तरीके से भर सकते हैं। तो बच्चों ये 2 2 2 2 2 कितनी बार आएगा, 9 बार आएगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 मतलब 36 नहीं है ये 512 ऐसी मैट्रिसेस बन सकती है 0 और 1 को यूज करके। मेरी बात समझो, ये पीएनसी का तो बेसिक कंसेप्ट है। मैंने तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो सिर्फ मैंने एक सैंपल स्पेस बनाया है और मैं आपको ये बता रहा हूं कि 0 और 1 को यूज करके, तो 0 और 1 भाई आप ऐसे समझो ना, आपके पास 9 कुर्सियां हैं। अब ये 9 कुर्सियां, समझ गए। अगर आपको 9 कुर्सियां ऐसे नहीं समझ में आ रही हैं तो आप 9 कुर्सियां ऐसे लगा दो। ये देखो हमने लगाया है। तो अब आप 9 कुर्सियों पर लोगों को बैठाओ। इसके मेथड 2 हैं, इसके भी 2 हैं, 2 हैं, 2 हैं, 2 हैं, सबको 2 ही तो तरीके मिल रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे 2 की पावर 9, है ना, क्योंकि यही तो होगा। क्यों भाई? यस। ये 2 की पावर 9 ही तो आएगा, और क्या आएगा। 2 की पावर 9 का मतलब होता है 512, कैलकुलेट करना। तो बच्चों हमने अभी तो सैंपल स्पेस निकालना है ना। अभी तो हमने सैंपल स्पेस निकाला कि ऐसी टोटल 512 मैट्रिक्स बन सकती है, टोटल 512 मैट्रिक्स बन सकती है। अब बच्चों आपको इवन बताना है। इवन क्या है? इवन 512 में से वो वाली मैट्रिक्स बताओ जिनका डिटर्मिनेंट क्या आ जाए,
0 आ जाए। और E2 क्या है? 512 में से वो वाली मैट्रिक्स बताओ जिसमें सम ऑफ एंट्रीज कितना होगा? सम ऑफ एंट्रीज हो जाएगा 7। ठीक है, ये आपको बताना है। हमने क्वेश्चन को और भी डिस्क्राइब कर दिया है। फिर आपसे पूछ रहा है P(E1) अपॉन E2 बताओ। तो P(E1) अपॉन E2 क्या होगा? वो होगा E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाय P(E2). ठीक है, ये पूछना है। तो अगर आप इसको और एक्सप्लेन करो बच्चों, तो मैं आपको बताता हूं E1 और E2 का इंटरसेक्शन क्या बताएगा। ये बताएगा कि डिटर्मिनेंट A का 0 हो एंड सम 7 हो, मतलब सम भी 7 हो और डिटर्मिनेंट भी 0 हो। इस तरह की मैट्रिक्स आपको चाहिए कि वो कितनी मैट्रिक्स होगी, उसको आप न्यूमरेटर में रखोगे और डिनोमिनेटर में क्या रखोगे? वो कितनी मैट्रिक्स होंगी जिनका सम क्या है? 7 है। आपको ये आंसर निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? कहोगे सर क्वेश्चन तो हो जाएगा। हमने कहा कैसे होगा, तुम बताओगे आगे। सर 2 0 और 7 1 ले ले तो एक मैट्रिक्स बन जाए। हाँ, अब हम बताना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो धीरे धीरे ये सब हमने धीरे धीरे बना करके हमने भी सोचा ही था कि ऐसे ऐसे करते रहेंगे। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि सम जो है वो 7 कैसे आएगा। तो तुम कहोगे सर अगर हम यहाँ 1 1 1 1 1 1 1, ये देखो इन सबका सम 7 आ गया और 2 जगह ऐसे 0 पुट कर दो। ठीक है, और अगर आप इसको ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऐसे समझो उसको कि 9 कुर्सियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कुर्सियां हैं। इसमें 1 को बैठाना है, इसमें 1 1 1 1 1 1 और यहाँ पे 2 0। तो ऐसा करोगे तो अरेंजमेंट अगर ऐसा करोगे तो क्या आएगा? सम 7 आएगा। तो बच्चों आप इसको ऐसे समझ लो ना कि 9 कुर्सियां हैं। अब जरूरी थोड़ी है नहीं कि आप 1 इसी तरीके से सजाओ, 1 तो कहीं भी हो सकता है। तो 9 कुर्सियों में से 7 कुर्सियों को, 9 में से 7 कुर्सियों पर क्या आपको रखना है? 1 रखना है। तो पहले 7 9 का में से टोटल 7 कुर्सियों को सेलेक्ट तो करो। 9 में से 7 कुर्सियों को सेलेक्ट करने का तरीका 9C7 है। ठीक है ना? 9 में ये से सर 7 कुर्सियों को सेलेक्ट करने का तरीका 9C7 है। इन जगहों पे क्या आएगा? इन जगहों पे आएगा 1। तो 1 को लिखने के इतने नंबर ऑफ वेज हो गए और बाकी बची हुई जो 2 कुर्सियां हैं वो फिक्स है। उसमें आपको उस वाली कुर्सी में 0 डालना है, बाकी जो दूसरी कुर्सी बची उसमें भी आपको 0 ही डालना है। उसका तरीका एक ही एक हुआ। ठीक है, तो आपके पास ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हम बात करते हैं कि सम 7 है तो वो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी है? 9C7। और 9C7 को जब आप सॉल्व करोगे तो वो आएगी 36। यानी कि 9C7 को सॉल्व कर लो, 36 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये सर क्यों भाई? अब तुम कह रहे हो कि सर हमें अब वो भी चाहिए कि जो है कि डिटर्मिनेंट जो है वो हमारा 0 हो, वो कितनी मैट्रिक्स होगी? तो हमने कहा भैया अगर 2 रो आइडेंटिकल हो जाती हैं, अगर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं तो क्या हो जाती है मैट्रिक्स? 0 हो जाती है। तो आपने मान लो 1 1 1 1 1 1 यहां पुट किया और बाकी 2 जगह 0 पुट कर दिया। ठीक है, क्योंकि आपको कॉमन केसेस चाहिए ना कि 7 भी आए सम और उसकी वैल्यू 0 भी बन जाए, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या है? इनका इंटरसेक्शन, यानी कॉमन चाहिए। लेकिन तुम कह रहे हो कि सर ये 0 तो होगा, लेकिन इसका अरेंजमेंट एक और मेथड से भी हम कर सकते हैं। इसका अरेंजमेंट हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं कि हम ऐसे लिखते हैं, फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं। सर इसका अरेंजमेंट हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं, तब भी सम है। तो ऐसी कितनी मैट्रिक्स हैं? 3 मैट्रिक्स है। तो अभी आपने क्या किया था? सेकेंड रो और थर्ड रो को सेम किया था। ठीक है ना? अब आप क्या करोगे? ऐसे करके अपने और केसेस बना लो। कौन से केसेस बनाओगे?
फर्स्ट और सेकंड को सेम कर लो, ठीक है। तो इस तरह से केसेस और भी बना लो तो आपके बन जाएंगे, और जिस तरह से कॉलम में बनेंगे उसी तरह से रो में भी बनेंगे। अभी हम रो में बना रहे हैं। चलिए, तो मैंने अब क्या किया, एक नई मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। तो ये भी 0 होगी और इनका सम भी 7 है एंट्रीज का। तो ऐसी भी कितनी मैट्रिक्स होंगी, बिल्कुल इसी तरह से अरेंज कर दो जैसे ऊपर किया था। 18 बनेंगी टोटल से। हाँ 18, यस बेटा 18 बनेगी। तो ऐसी भी बच्चों 3 बनेंगी, और इसमें पहली और दूसरी को सेम कर दो। तो जैसे सेम करोगे तो उसमें भी ऐसे ही आपकी 3 और बन जाएंगी, मतलब 2 और बन जाएंगी। तो ऐसे ये 3 यहाँ पे भी हो गई, ठीक है। और ऐसा ही सेम काम आप कॉलम के लिए भी करोगे, मतलब एंट्रीज का सम 7 होगा, एंट्रीज का सम 7 होगा और वो 0 भी आएगी क्योंकि आइडेंटिकल कॉलम्स हो जाएंगे। ये देखो, ये ऐसे हो सकता है, ये 0 0 1 हो सकता है, ठीक है। दूसरी बना लो 1 1 1 1 1 1, ठीक है। इस तरह से ऐसी 0 1 0 ऐसे कर लो। ऐसी करके 3 मैट्रिक्स ऐसे बनेंगी। पहली 2 कॉलम को सेम कर लो, फिर पहली और तीसरी को सेम कर लो, फिर पहली दूसरी को सेम कर लो, तीसरी दूसरी को सेम कर लो, उससे भी 3 बनेंगी। तो 3 3 6, समझ गए ना, यानी कि 3 into 6 यानी कि 18 बनेंगी ऐसी मैट्रिक्स। 18 कितनी बनेंगी? 80। तो बच्चों आपको निकालना क्या था, न्यूमरेटर में रखना है कॉमन मैट्रिक्स। तो कॉमन मैट्रिक्स कितनी निकल के आई है? 18। ये देखो कॉमन मैट्रिक्स कितनी निकल के आई है? 18। ऐसी कौन सी मैट्रिक्स कॉमन है जो जिनमें एंट्रीज का सम भी 7 है और उनकी वैल्यू भी 0 है? और 7 सम वाली मैट्रिक्स टोटल कितनी थी? वो आपकी 36 थी। हाफ आ जाएगा। तो उसका आंसर आ जाएगा हाफ। हाफ का मतलब होता है 0.5। दिस इज योर आंसर। अब एक्सप्लेन तो बहुत ज्यादा किया, पता नहीं तुम लोग कितना समझ पाए, नहीं समझ पाए, क्या है भाई लोग सर नहीं कॉमन पाए। तो बच्चों ये जे एडवांस 2012 का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज लेट एक्स एंड वाई बी two events. Let x and y be two events such that px upon y is equal to 1 by 2. Py upon x is equal to 1 by 3. Px intersection y is 1 by 6. तो पूछ रहा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हमने कहा ना अब क्वेश्चन आपको इजी भी लग सकते हैं, क्योंकि एक टाइम बाद तो क्वेश्चन इजी लगना चालू हो जाते हैं। ये आपका ए पार्ट है। बी पार्ट में लिखा है x एंड y आर इंडिपेंडेंट। सी पार्ट, उसमें लिखा है x एंड y आर नॉट इंडिपेंडेंट। डी पार्ट है। डी पार्ट में लिखा है p x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू हाफ। ABD। ए बी डी आंसर है। इतनी जल्दी ना करो बेटा, मैंने कहा था ना कि जब तक 100% 110% श्योर ना हो जाओ तब तक टिक ना करना। ए बी डी अगर टिक कर दोगे तो नंबर डिडक्ट हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। ये मोर देन वाला 1 वाला है, उसके 2 ऑप्शन सही है, 3 नहीं है। तो आपको 2 सर ऑप्शन AB सही होगा, बताना सॉरी है। AB। ए और बी होगा, यस। अंशी तुमसे निकल ले क्वेश्चन बेटा। सर ये भी ये सब एक हाँ दी भाई, ये भी है। जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं आपको,
ये आज ही के टाइम पे जितनी थ्योरी बताई है उतने पे ही सिर्फ क्वेश्चन चल रहे हैं और एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए अब उस क्वेश्चन को करना हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो हमारे पास गिवन था पी वाई बाई एक्स, तो पी वाई बाई एक्स को हम लिखेंगे पी एक्स इंटरसेक्शन वाई डिवाइडेड बाय क्या क्या गिवन है, एक्स बाय वाई, वाई बाय एक्स दोनों गिवन है। तो पी एक्स इंटरसेक्शन वाई पहले अपॉन पी वाई लिख देते हैं, ये हो गया आपका हाफ, ठीक है। तो यहां से क्या गिवन है आपके पास, एक तो डाटा ये हो गया आपका, दूसरा फिर से आपके पास डाटा गिवन है पी वाई इंटरसेक्शन एक्स अपॉन पी एक्स, ये हो गया आपका 1/3, ठीक है। तो यहां से जो है कितनी वैल्यू निकल के आई है, पी एक्स इंटरसेक्शन वाई पुट कर दो, तो यहां से पी एक्स की वैल्यू निकल के आएगी हाफ, और यहाँ पे भी पुट कर दो तो यहाँ से पी वाई की वैल्यू निकल के आएगी 1/3, ठीक है। ये आ गया, इसको से ब्रेक कर लो, और P इंडिपेंडेंट है तो P एक्स इंटरसेक्शन Y, ये आपका क्या दिया 1/6। अगर P एक्स इंटरसेक्शन Y P एक्स इंटू पी वाई के इक्वल आ रहा है तो उसका मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट्स आ तो रहा है, क्योंकि ये 1/3 है, ये 1/2 है, तो ये 1/6 आ तो रहा है, तो उसका मतलब एक पार्ट यानी कि बी पार्ट तो उसका सही हो गया। बड़ी जल्दी हो गया क्वेश्चन, एक ऑप्शन तो तुरंत आ गया। बाकी आप निकाल लो यूनियन वाला, यूनियन वाला तो और कोई निकाल सकता है, पी एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई। यहाँ वैल्यू सारी पुट कर दो, 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6 which is equal to 2/3. This is your final answer. क्या सबको समझ में आ गया? सर कंडीशनल में और सर वेरिएशन क्वेश्चन दिखा दीजिए, नोट कर। हाँ दिखा देते हैं। अच्छा ये भी तो एक पार्ट निकालना है, जस्ट वेट, ये भी निकालना है, पी एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई। तो आप इसको लिखोगे पी एक्स कॉम्प्लीमेंट, इसको दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, इसको लिख लो पी वाई माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई, या तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख लो पी एक्स डैश या इंटू पी वाई, तो पी एक्स डैश होगा 1 माइनस पी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये पी वाई है तो 1 माइनस पी एक्स कितना हो जाएगा, पी एक्स है कितना, पी एक्स है तुम्हारा हाफ, 1 माइनस हाफ हो जाएगा हाफ, 1/6 पी वाई कितना है 1/3, तो ये 1/6 आ रहा है और वहां पे 1/2 दिया, इसका मतलब वो रॉन्ग हो गया। यस क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन देख लो, ये है क्वेश्चन। सर कंडीशनल इसमें प्रोबेबिलिटी में वेरिएशन क्या हो सकता है इससे ज्यादा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या हो सकता है मतलब सर वेरिएशन ऐसा ही रहेगा ना पेपर में भी, मतलब हाँ हाँ ऐसे ही रहता है। आपको प्रोबेबिलिटी अभी वैसे कराई गई है कि नहीं कराई गई है? हो गई। हो गई है ना, तो बस ठीक है। तो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, तो बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सही से लगा लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सही ढंग से लगाओ, हो जाएगा काम। आप सीधा सीधा पहले प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस लगा लिया करो। सर सर एक क्वेश्चन था, इससे जेई मेंस के पेपर में वेक्टर्स और 3D और प्रोबेबिलिटी से कितने क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं कितने मिनिमम? कवर हो जाते हैं?
बेटा वो आप अपना अगर ग्रुप देखोगे ना, तो ग्रुप में एक पीडीएफ फाइल शेयर की गई थी, तो उसमें लिखा है कि पिछले 4-5 पिछले जो सेशन है उसमें किस तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं। लेकिन अगर आप पूछोगे कि ज्यादातर किस में आते हैं, तो वो मेरे अंदाजे से वेक्टर्स इन 3D से आते हैं। ज्यादा क्वेश्चंस वेक्टर्स और 3D के होते हैं। तो पिछली बार का जो पेपर है सन 2021 में जो हुए हैं पेपर, उसमें 4 शिफ्ट में पेपर जो हुए थे, तो जो 4 शिफ्ट में पेपर जो हुए थे, तो उसमें दिए गए हैं कि किस सेट में कितने क्वेश्चंस कैसे चेंज किए जा रहे थे। तो वो उस पीडीएफ फाइल जो है हमने ग्रुप में डालवाई भी थी, वो आपको मिल गई होगी। ग्रुप में एक बार चेक कर लेना, तो उसमें पूरी फाइल बनी हुई है, तो फाइल में एकदम कलरफुल फाइल है। उस कलरफुल फाइल को देखोगे तो तुम्हें दिखने लगेगा कि क्वेश्चन किस हिसाब से शिफ्ट्स में पूछे गए हैं। लेकिन उसमें मेजर सेक्शन जब देखोगे तो तुम्हें यही समझ में आएगा कि वेक्टर्स तो जंप करके पूछा जा रहा है। अब बच्चों इसमें एक केस होता है, उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी एक केस होता है, इसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट जीपी। जैसे इनफाइनाइट जीपी का मतलब क्या हुआ, ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अ 6 फेज्ड, लिखिए, अ 6 फेज्ड, लिखना स्टार्ट करिए। अ 6 फेज्ड fair die is thrown. 6-faced fair die is thrown until one comes. Until one comes. मतलब डाइस को तब तक थ्रो करना है जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। Then the probability that 1 comes in even number of trials. Then 1 comes in even number of trials. ये JEE 2005. A 6-faced fair die is thrown until 1 comes. Then the probability that 1 comes in even number of trials. ये है क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये सब इनफाइनाइट जीपी का कहलाते हैं क्वेश्चंस। तो तुम क्या कहोगे कि सर केसेस बना के कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग तो बिगिनर है। मान लो केस 1 है, केस 1 में क्या हुआ, तुमने डाई फेंका, तो पहली बार में 1 नहीं आया, लेकिन दूसरी बार में 1 आ गया, और दूसरी बार वाले ही हमारे फेवरेबल केसेस हैं, वही हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है ना। केस 2, पहली बार में नहीं आया, दूसरी बार में नहीं आया, तीसरी बार में नहीं आया, चौथी बार में आना चाहिए, ठीक है। और जहां 1 आ गया वहां पे एक्सपेरिमेंट खत्म। तीसरा केस, पहली बार में आया, दूसरी में नहीं आया, तीसरी में आया, चौथी में आया, पांचवी में आया, छठी बार में 1 आ जाना चाहिए, और जहां 1 आ गया वहां एक्सपेरिमेंट रोक देंगे। ऐसे करके केसेस बनते चले जाएंगे, समझ रहे हो। तो केस 1 की जब आप प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, तो 1 ना आए, तो 1 ना आए, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, और 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है। तो 1 ना आए लेकिन 1 फिर आ जाए, यानी कि 5/6 इंटू 1/6। फिर से देखो, फिर 1 ना आए, 5/6, फिर 1 ना आए, 5/6, फिर 1 ना आए, 5/6, यानी 5/6 की पावर 3, फिर 1 आ जाए, यानी कि 1/6। फिर से देखो, 1 ना आए, 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 यानी कि 5/6 की होल पावर 5, 5 1 आए, लेकिन छठी बार में आ जाए, समझ रहे हो। तो ये सब हो सकते हैं केसेस, यानी इनफाइनाइट जीपी बन गई। ध्यान से देखो, 5/6 इंटू 1/6, 5/6 की होल पावर 3 इंटू 1/6, 5/6 की होल पावर 5 इंटू 1/6। ये ऐसे सिस्टम चलता रहेगा। तो ये जीपी है।
तो इस जीपी का जरा सम बता दो। इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी जो होती है उसका सम होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी होता है a अपॉन 1 माइनस r। ए तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा है 5/6 5/9। एक सेकेंड बेटा, 1 माइनस आर, आर क्या है? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मतलब जब सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो 1/6 कैंसिल हो जाएगा, 5/6 का स्क्वायर आएगा, यानी कि 25/36। ये अपॉन 9 नहीं आएगा, एक बार चेक कर लो। ठीक है, ये वैल्यू बच्चों 11 होगा। न्यूमरेटर में बने क्या आ रहा है? 5/11 आंसर है। 5/11 5/9 नहीं है, 5/11 आंसर होगा। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट जीपी पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन करने का मेथड यही होता है, जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो बनेंगे इसमें से ही, मतलब बदल नहीं जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, समझ में आया? तो बच्चों आपके पास एक्सरसाइज 13.3 है, दिस इज योर बेस थ्योरम फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है जरा आप इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है An urn contains 5 red and 5 black balls। अर्न का मतलब हिंदी में होता है गठरी। एक गठरी है, उसमें 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स। A ball is drawn at random, its color is noted and is returned to urn। ठीक है, फिर लिखा है moreover 2 additional balls of the color drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random। What is the probability that second ball is red? ये क्वेश्चन है बच्चों। अब आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, तो क्वेश्चन पढ़ के आपको लग रहा होगा अरे बाप रे बाप, ये क्वेश्चन तो काफी बड़ा लग रहा है, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा, इसकी लैंग्वेज बहुत बड़ी है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल से पहले समझाता हूं, अगर आपने बिल्कुल ही अभी तक देखा नहीं है। देखिए, ये एग्जांपल 16 है आपका, एग्जांपल 16। इससे इजी एग्जांपल नहीं हो सकता समझाने के लिए। इसमें लिखा है bag 1 contains 3 red balls and 4 black balls, while another bag 2 contains 5 red and 6 black balls. One ball is drawn at random from the bag and it is found to be red। तो बच्चों हमारी बात समझने की कोशिश करिएगा कि जो क्वेश्चन आपका यहां से लेकर के यहां तक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का है। किसका है? टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का आपको पहले एक्सप्रेशन निकालना पड़ता है। जब आप टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, उसके बाद बेस थ्योरम लगाना काफी आसान हो जाता है। यहां पर आपके पास क्या है बच्चों? 2 बैग है। ये आपका पहला बैग, मैं बैग बना के आपको दिखा रहा हूं। ये आपका पहला बैग है। क्या बात है, बैग बन नहीं रहा है। पहला बैग, ये दूसरा बैग। तो पहले बैग में क्या है? पहले बैग में आपका है 3 रेड एंड 4 ब्लैक। दूसरे बैग में क्या है? 5 रेड और 6 ब्लैक। ये है। अब इसने पूछा गया, एक बॉल निकाली गई है रेंडमली फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। तो तुम कहोगे सर रेड बॉल तो दोनों बैग्स में है, तुम रेड बॉल किस बैग से निकालें? तो बच्चों जब इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं तो वहां पे हम टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं। कहने का मतलब सबसे पहले हम सीक्वेंस ये फॉलो करते हैं कि पहले हम बैग का चुनाव करें, पहले हम बैग को सेलेक्ट करें, और जब हम बैग को सेलेक्ट करें तो फिर बैग को सेलेक्ट करने के बाद उसमें से रेड बॉल निकालें। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों इसको हम लिखते कैसे? पहले हम ये लिखते हैं कि मान लो E1 एक ऐसी इवेंट है, ध्यान दीजिएगा, E1 एक ऐसी इवेंट है जहां पर आपने बैग 1 को चुना है, और E2 एक ऐसी इवेंट है जहां पे आपने बैग 2 को चुना है। ठीक है, तो अगर हम बैग 1 को चुने या बैग 2 को चुने, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? हाफ। बैग 1 को चुनने की भी प्रोबेबिलिटी हाफ है, बैग 2 को भी चुनने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, क्योंकि 2 ही तरह के बैग है। और अगर 3 बैग होते
तो 1/3 1/3 1/3 इस तरह से हो जाता। ठीक है, अब आपने बैग को चुन लिया, अब क्या चाहते हो कि जो बैग चुना है उसमें से रेड बॉल निकालो। तो आप यहां पे एक अलग से इवेंट कंसिडर करो ए, ये देखो मैं मार्क कर रहा हूं, आप एक अलग से इवेंट कंसिडर करो ए। ए क्या है? ए बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल। ठीक है, एक ऐसी इवेंट है जिसमें आपको क्या निकालनी है? रेड बॉल निकालनी। तो अब आप क्या कहोगे? कहोगे सर यहाँ पे तो शायद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फंडा लगेगा। बिल्कुल लगेगा। कैसे लिखेंगे? पी ए अपॉन इवन। पी ए बाई इवन का क्या मतलब हुआ? रेड बॉल निकाली जब मैंने फर्स्ट बैग लिया है, यानी कि ए गिवन इवन का क्या मतलब हुआ? रेड बॉल निकालो जब मैंने पहला बैग चुना है। यही तो मतलब हुआ ना, ए के होने की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका हो, यानी कि रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी जब हमने पहला बैग निकाल चुके हैं। जब हम पहला बैग उठाएंगे तो उसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/7। ठीक है, और जब हम लिखेंगे पी ए बाई ई टू, तो इसका मतलब हुआ कि रेड बॉल निकालो जब आपने सेकंड बैग चुना है, और जब सेकंड बैग चुना है तो वहां से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/11। समझ में आया? अब बच्चों, अब आपको क्या लिखना होता है? टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी कि रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, यानी आपको लिखना है पीए। तो पीए को हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं इसको, टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब फॉर्मूला समझ लो बच्चों कैसे लिखते हैं। लिखते हैं PE1 PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। और अगर यहाँ पे 3 बैग होते तो हम आगे लिख देते PE3 PA/E3। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे? PA निकालेंगे, यानी इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों टोटल प्रोबेबिलिटी। यही क्या है आपकी? दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी कितनी तरीके से आप रेड बॉल निकाल सकते हो, उसका टोटल सैंपल स्पेस। ओके बच्चों, तो PE1 कितना है? 1/2। PA/E1 कितना है? 3/7। फिर PE2 1/2। PA/E2 कितना है? 5/11। इसको इवेल्युएट कर लो। तो ये हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी कि अगर क्वेश्चन आपसे यहां तक पूछा गया होता कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड बॉल हो, तो रेड बॉल वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया होता, जहां पे मैंने ब्लैक लाइन से अंडरलाइन किया। लेकिन अब ये क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ जो तुमने बॉल निकाली है वो रेड तो हुई, लेकिन वो बैग 2 से निकली हो या बैग 1 से निकली हो। तो तुम आप क्या कहोगे कि सर टोटल प्रोबेबिलिटी में हम अपने देखेंगे फेवरेबल केसेस। तो फेवरेबल केसेस आपका कौन सा है कि आपकी बॉल कहां से निकली हो? बैग 2 से निकली हो। तो जब बॉल बैग 2 से निकली होगी तो उसका फेवरेबल केस आपका कौन सा हुआ? ये वाला, यानी कि PE2 इंटू PA/E2। और अगर बॉल पहले बैग से निकाली होती तो उसका फेवरेबल कौन सा होता? उसका फेवरेबल होता आपका ये वाला, PE1 इंटू PA/E1। लेकिन यहां से पूछा गया है कि आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब बॉल किससे निकाली गई हो? बैक 2 से। तो हम क्या रखेंगे? न्यूमरेटर में अपना फेवरेबल केसेस रखेंगे, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। दिस इज 35/68। तो क्या आप लोगों को बेस थ्योरम कुछ याद आई, कुछ समझ में आई?